सो हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 10 बीएससी पार्ट 1 का। इस लेक्चर में हम बात करेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो दोनों नियम है, संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये दोनों किस प्रकार से या तो चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, ये वेरी करते हैं या इनवेरिएंट रहते हैं, तो ये हम चेक करने वाले हैं। तो पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में देखते हैं कि क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो नियम है, यानी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, क्या गैलीलियन रूपांतरण में वेरी करता है या इनवेरिएंट रहता है। मतलब हमें देखो 9 10 11 12 से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये एक रेस्ट फ्रेम है। इस रेस्ट फ्रेम में जो संवेग संरक्षण का नियम है और जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये दोनों लागू होते हैं। हम ये देखने वाले हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक फ्रेम जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी मान लो या v नॉट वेलोसिटी मान लो, इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो क्या इस मूव करती हुई यानी इस स्पीड से चलती हुई जो फ्रेम है, मूव करती हुई जो फ्रेम है, क्या उसमें भी ये दोनों नियम है अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं या काम करते हैं, या कुछ इनमें बदलाव आ जाता है, या बदलाव आता है या बदलाव नहीं आता है, ये हम चेक करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो पहले हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। क्या ये मूव करती फ्रेम में वैलिड होता है, काम करता है, वेरी करता है या इनवेरिएंट रहता है। तो पहला है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं इनको लिखवा दूंगा अच्छे तरीके से, पहले आप इनको समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो हमने पिछली क्लासों में बहुत पहले से हमें ये पता है, हमने ये पढ़ रखा है कि देखो ये दो मास है, ये दो मास मान लो, एक m1 है, इसका मास जो m1 है, पहले दो पार्टिकल है, पार्टिकल का मास है m1 और m2, ये m2 है, ठीक है, m2 मान लो, ठीक है, ये m1 है। इन दोनों की टक्कर होने वाली है, हम इनको टक्कर कराने वाले हैं। इसके मान लो वेलोसिटी है u1, ये टक्कर से पहले की बात हो रही है। टक्कर से पहले इस जो पार्टिकल है, मान लो ये ए पार्टिकल और ये बी पार्टिकल है। पार्टिकल ए का मास m1 है, पार्टिकल बी का मास m2 है। पार्टिकल ए की वेलोसिटी टक्कर से पहले u1 है और पार्टिकल बी की जो वेलोसिटी है टक्कर से पहले वो u2 है। यूट्यूब नहीं, यूट्यूब, ठीक है। तो अब इनकी टक्कर होने वाली, टक्कर के बाद क्या होगा, मास तो उतना ही रहेगा, मास तो उतना ही रहेगा। इसकी वेलोसिटी होगी v1, ये m1 है, पार्टिकल ए है, और ये है m2, इसकी वेलोसिटी होगी v2, ये पार्टिकल बी है। तो हमने क्या पढ़ रखा है कि टक्कर से पहले जो संवेग होता है, टक्कर से पहले जो दोनों पार्टिकल का मोमेंटम होता है, उनका योग टक्कर के बाद भी इन दोनों पार्टिकल के जो संवेग होता है, जो उनका मोमेंटम होता है, उनके योग के बराबर होता है। यानी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या है, मोमेंटम है, किसका, इस पार्टिकल का, टक्कर से पहले। ये टक्कर से पहले का मोमेंटम पार्टिकल ए का, टक्कर से पहले का मोमेंटम पार्टिकल बी का, इन दोनों का क्या, योग। टक्कर के बाद मोमेंटम किसका, पार्टिकल ए का, प्लस टक्कर के बाद मोमेंटम किसका, पार्टिकल बी का, इन दोनों का योग, ये बराबर होते हैं। ये कहानी है रेस्ट फ्रेम की। अब हम क्या हम देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि ये फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यानी एस डैश फ्रेम को हम v वेलोसिटी से मूव करता हुआ देखते हैं, है ना। तो मान लो कि एस डैश फ्रेम में ये जो पार्टिकल है ए, इसकी वेलोसिटी है u1 डैश। पार्टिकल बी की टक्कर से पहले की बात कर रहे हैं, इधर टक्कर के पहले है, इधर टक्कर के बाद है। तो टक्कर से पहले पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है वो u1 डैश, इसकी u2 डैश, v1 डैश और v2 डैश, ये बराबर होनी चाहिए। अगर संवेग संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस v वेलोसिटी या v नॉट वेलोसिटी से मूव करती हुई फ्रेम में अगर लागू हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, काम कर रहा है, वेरी नहीं कर रहा, इनवेरिएंट है, तो ये शर्त लागू होनी चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है एक्सप्रेशन हमारे पास, तो इसका मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, संवेग संरक्षण का नियम है,
गैलीलियन रूपांतरण में, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहता है। तो हम ये चेक करने वाले हैं। देखो चलो, समझ में आ रही है बात? बहुत इजी चीजें हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से समझो। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, समझ गए? ये इक्वेशन मान लो 1। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। एक चीज हम जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी यानी वेग के रूपांतरण से क्या जानते हैं? देखो, v बराबर v डैश प्लस v नोट, क्या हम ये जानते हैं? या फिर ऐसे लिख लो, v डैश बराबर v माइनस v नोट। एक ही बात है, इन दोनों में क्या कोई फर्क है? क्या कोई फर्क नहीं है, एक ही तो है। v डैश को इधर लिख दिया, ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज आपने पढ़ी है पिछले वाले लेक्चरों में, पिछले वाले वीडियोस में हमने इन चीजों को पढ़ा हुआ है। बस यही करना है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो, ये जो u1 है, ये u2 है, v1 है, और ये जो v2 है, इनकी वैल्यूज यहां से, इस इक्वेशन से हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो वेग ही तो है, ये वेलोसिटीज है, ये u1 u2 v1 v2 क्या है? वेलोसिटी। तो ये क्या है? वेलोसिटी। हम यहाँ पे u1 लिख दो, यहाँ पे u1 कर दो u1, यहाँ पे u1 क्या आ जाएगा? डैश आ जाएगा, u1 डैश, ठीक है। ये v नोट क्या है? यहाँ पे ये क्या है? ये v हमने लिखा था, ये v क्या है? ये क्या है? v क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी है एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। v डैश क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी है एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ये v नोट क्या है? v नोट फ्रेम की वेलोसिटी है, जो फ्रेम एस डैश, जो फ्रेम है एस डैश फ्रेम, उसकी वेलोसिटी एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी है एस फ्रेम की रिस्पेक्ट में। ये सब चीजें पढ़ रखी है ना? एस फ्रेम की वेलोसिटी, ये पार्टिकल होता है ऐसे, है ना? ये आर डैश, ये आर, ये वी टी, ऐसे पढ़ रखा है ना? ये आर, ये पोजीशन वेक्टर, ये आर डैश, ये वी टी, तो हमने पढ़ रखा है। तो ये वी वेलोसिटी जो है, ये वी नोट जो है, वी नोट ये एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी है एस के रिस्पेक्ट में। तो अब ये जो u1 u2 v1 v2 है, इनकी बस वैल्यूज लिखनी है आपको। वैल्यूज लिख दो, अपने आप एक्सप्रेशन आ जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, हम मान लो ये v था और ये v डैश है, ये v नोट है। u1 किस प्रकार होगा? u1 ये v डैश, ये v नोट। v नोट तो देखो सेम ही रहेगा, जो s डैश फ्रेम है वो v नोट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो वो तो ठीक है, सेम ही है। ये u1 हम यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी ले रहे हैं, ये v क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी s फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ये v डैश क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी s डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार ये u1 क्या है? ये पार्टिकल की क्या है? वेलोसिटी है, टक्कर से पहले की वेलोसिटी है u1। तो टक्कर से पहले की वेलोसिटी है पार्टिकल की है s फ्रेम के रिस्पेक्ट में है u1। तो इसी प्रकार से हम u1 u2 और v1 v2 को लिखने वाले हैं। तो u1 क्या हो जाएगा? u1 डैश प्लस v नोट। u2 क्या हो जाएगा? u2 डैश प्लस v नोट। v1 क्या हो जाएगा? v1 डैश प्लस v नोट। v2 डैश प्लस v नोट। हो गया आपका काम, बस इतना ही है, बस इतना ही है। उठाओ वैल्यूज को, उठा के यहाँ लिख दो, फिर जो एक्सप्रेशन कट होने वाले हैं वो कट जाएंगे, जो बचेंगे उनसे आपको वो एक्सप्रेशन जो हमें प्रूव करना है वो अपने आप मिल जाएगा आपको। लिखो m1 u1 की जगह क्या लिखना है? u1 डैश प्लस v नोट प्लस m2 u2 डैश प्लस v नोट बराबर m1 v1 डैश प्लस v नोट प्लस m2 v2 डैश प्लस v नोट। करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m1 u1 डैश m1 v नोट प्लस m2 u2 डैश प्लस m2 v नोट बराबर m1 v1 डैश प्लस m1 v नोट प्लस m2 v2 डैश प्लस m2 v नोट। अब देखो भाई लोग, m1 v नोट कैंसल कैंसल, m2 v नोट, ये m2 v नोट, क्या बच रहा है? m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1
v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसका मतलब क्या है? गैलीलियन रूपांतरण में, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम इनवेरिएंट रहता है, अनचेंज रहता है। ओके, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा लॉ है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा नागरिक, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट इस ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी हम कौन सी एनर्जी को लेने वाले हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्यों भाई? पोटेंशियल एनर्जी में इससे क्या गुना कर दिया पोटेंशियल एनर्जी ने, जो हम बेचारी इसको नहीं ले रहे। हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करने वाले हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम पोटेंशियल एनर्जी को क्यों नहीं ले रहे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनवेरिएंट रहता है, ठीक। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमें ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रूफ करना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो इनवेरिएंट रहता है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को क्यों नहीं ले रहे? पोटेंशियल एनर्जी को हम क्यों स्किप कर रहे हैं? हम काइनेटिक एनर्जी को क्यों ले रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी ने ऐसा क्या गुना कर रखा है? तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। फ्रेम पे वैसे डिपेंड करती है, देखो मैं सब पूरा समझाता हूँ। ऐसे डिपेंड नहीं करती, ऐसे डिपेंड करती है। क्या बात है सर? तो मैं समझाता हूँ। देखो देखो फ्रेम पे तो डिपेंड करती है, बट कोई देखो जो पार्टिकल है या कोई भी फ्रेम है वो भी वेलोसिटी से अगर चल रही है तो उस पर डिपेंड नहीं करती। देखो पूरी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये एक पहले तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी किस तरह उत्पन्न होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के कारण उत्पन्न होती है, पर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है। मतलब इस मार्कर को मैं अगर जमीन से कितनी हाइट पे रख रहा हूं, है ना, वो mgh वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, है ना, mgh। या किसी जो एक बाण है ना, वो बाण जो प्रभु हमारे श्री राम रखते हैं, उस बाण को हम ऐसे खींच के ऐसे लगाते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती है, फिर उसको जब छोड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसमें आती है। ये सब चीजें तो आपने 9th में भी पढ़ी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। जैसे मान लो इस मार्कर को मैंने अर्थ सरफेस से उठा के एच हाइट पर रख दिया, तो उस पार्टिकल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी एनर्जी उसने स्टोर कर रखी है? mgh, ये आपको पता है। अगर मैं उस पार्टिकल का रेफरेंस यानी जीरो, मैंने अभी क्या बोला, अर्थ सरफेस से, तो अर्थ सरफेस उसका क्या हुआ? जीरो रेफरेंस वाला पॉइंट हुआ। अगर मैं मान लो अपनी अर्थ सरफेस से ले रहा हूं पहले, तो मैं फिर मैंने अपने रूफ से ले लिया, मान लो हमारी जो रूफ होती है उससे मैंने जीरो लेवल लिया, जीरो रेफरेंस लिया। पोटेंशियल एनर्जी के जीरो रेफरेंस लेवल होता है ना, वो डिफाइन करना होता है। मैंने पहले मान लो अर्थ सरफेस से लिए रखा है, तो ये एच हाइट है, मान लो ये एच हाइट है, mgh हो गई। इस पार्टिकल की पहले मान लो मेरी यहाँ पे रूफ है, इससे ले लूं तो हाइट चेंज हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, एच डैश हाइट है, तो ये mg एच डैश हो गई। इस प्रकार से तो डिपेंड करती है। बट हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं कि एक ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो एक रेस्ट फ्रेम है, एक रेस्ट फ्रेम, ये x, ये y और ये z, ये कौन सी फ्रेम है? एस फ्रेम। इसमें वैलिड रहता है, ठीक है, ओके मान लिया। तो ये एक जो फ्रेम है x डैश, y डैश, z डैश, यानी एस डैश फ्रेम है, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, v नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, कुछ भी मान लो भाई। मैं v नॉट इसलिए ले रहा हूं कि आगे वो v आता है ना, v, उसमें ये अगर मैं v ले लूं तो ये भी v हो जाता है, उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं v नॉट ले रहा हूं। बाकी एक्सप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो लेना है वो ले लो, ठीक है। तो ये फ्रेम जो है वो v नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। तो क्या इस आगे बढ़ती हुई फ्रेम यानी एस डैश फ्रेम जो v नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, उसमें भी क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा?
है ना। तो उसमें क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 mv², यानी क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है ना। तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये जो वेलोसिटी आती है यहाँ पे, इस वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज होती है। काइनेटिक, इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करते हैं। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये जो मार्कर है, मैं एक बंदा है पृथ्वी पर खड़ा है, जैसे मान लो मैं पृथ्वी पे खड़ा हूँ और मैं पृथ्वी पर खड़ा होकर इस मार्कर को देख रहा हूँ, मुझे लगा ये 1 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है। मैंने अर्थ सरफेस से देखा, अर्थ सरफेस, मैं पृथ्वी पे खड़ा होकर, पृथ्वी मेरे लिए, अभी मैं रेस्ट फ्रेम में हूं, मैं अभी मूव नहीं कर रहा, मैं रेस्ट में हूँ। मैंने रेस्ट में आराम से खड़ा होके, रेस्ट में खड़ा होके मैंने इस मार्कर को देखा, ये एच हाइट पे है, मान लो 1 मीटर हाइट पे है। अब मैं ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन में जाके देखूंगा ये 1 मीटर हाइट पे दिखेगा मुझे, ऐसा थोड़ी है कि ये कुछ अलग हाइट पे दिख रहा है मुझे। मैं अब ट्रेन में मैं क्या वी वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ, कोई भी वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ये 1 मीटर की हाइट पे ही दिखेगा, है ना। समझ रहे हो ना इस बात को, मैं वी वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ फिर भी मुझे 1 मीटर की हाइट पे दिखेगा। मैं ट्रेन से देख लूं तो भी मुझे 1 मीटर की हाइट पे दिखेगा। मैं ट्रेन से बाहर आके रेस्ट फ्रेम में आके देख लूं, पृथ्वी की सतह पर आके ऐसे खड़ा होकर आराम से देख लूं, ये वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा मैं, फिर भी मुझे ये मार्कर किसमें दिखेगा, क्या कैसे दिखा, 1 मीटर हाइट हाइट पे दिखेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ऑटोमेटिकली कांस्टेंट ही होती है। अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट ही रहती है। हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करके देखेंगे, अगर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है ये तो। अगर काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हम कह देंगे कि जो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है, इनवेरिएंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। पोटेंशियल एनर्जी को तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष है कि पोटेंशियल एनर्जी तो जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं, ये तो दिख रहा है। हम काइनेटिक एनर्जी को देख रहे हैं क्योंकि v वेलोसिटी आगे बढ़ रही है, तो इसमें हो सकता है चेंज हो सकता है, क्या चेंज होता ही है काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को हमने अगर प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी तो ठीक है, ये तो होती है कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी को प्रूव कर दिया कि ये भी कांस्टेंट है, तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्या हो जाएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहेगा, ये प्रूव कर देंगे हम। तो काइनेटिक एनर्जी को हम देखते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो चलो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी क्यों लेते हैं, ये चीजें ना समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बैठे बैठे रट्टा मार लो क्या फर्क पड़ता है। बट फिजिक्स को रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं। अगर आप फिजिक्स को रट्टा मारोगे तो फिजिक्स आपके लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगी, ये ध्यान रखना। तो रट्टा मत मारना, अच्छे तरीके से इसको समझना बैठ कर, भले ही टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, टाइम लगेगा, अब कोर्स लगेगा, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप चीजों को डीपली थोड़ा अंडरस्टैंड करोगे तो टाइम तो लगेगा, बट आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा उस चीजों को पढ़ने में। नहीं तो आपको बोझ बन जाएगी फिजिक्स आपके लिए। फिजिक्स क्यों, कोई भी चीज आपके लिए बोझ बन जाएगी अगर आप उसको रट्टा मारोगे, सही तरीके से नहीं समझोगे। तो डीपली अंडरस्टैंड करा करो किसी भी चीज को। तो रेस्ट फ्रेम में हमको पता है, देखो क्या होता है, ये कंजर्वेशन जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो 1/2 के टक्कर से पहले की बात कर रहे हैं हम, तो 1/2 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये इनवेरिएंट रहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो ये बराबर होने चाहिए। अच्छा एक चीज और देखो, ये दो पार्टिकल हैं, इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा, ओके, इन दोनों ने टक्कर की ऐसे, तो कुछ आवाज आ रही है, साउंड, तो इसमें कुछ एनर्जी थी, कुछ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, इन्होंने पहले इसमें कुछ एनर्जी, इसकी कुछ एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी जब इन्होंने टक्कर की, तो देखो टक्कर करने पे हीट जनरेट होती है। पहले के जमाने में लोग पत्थर को इसे घिस के रगड़ के क्या करते थे, आग जलाते थे, तो हीट उत्पन्न होती है। तो इन्होंने टक्कर की, टक्कर करने से एक तो हीट एनर्जी प्लस एक और साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, है ना। तो ये अन्य फॉर्म में भी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है, अन्य फॉर्म में बदल जाती है कुछ एनर्जी टक्कर करने से। तो ये टक्कर से पहले कुछ एनर्जी थी, टक्कर करी उन्होंने, टक्कर करने के बाद कुछ एनर्जी
जो है क्यू फॉर्म में, यानी क्यू फॉर्म में भी क्या है, एमिट होती है, क्यू फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गई। यानी क्यू क्या है, यहाँ पे हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है ना। तो ये टकराते हैं तो साउंड आती है, हीट भी उत्पन्न होती है थोड़ी। तो ये जो एनर्जी है थोड़ी क्यू रूप में, यानी हीट हीट रूप में या हीट एनर्जी के फॉर्म में या साउंड एनर्जी के फॉर्म में थोड़ी वेस्ट होगी। तो है ना, तो ये पहले इतनी है, ये अगर ये एनर्जी 50 है, 50 मान लो, ये 25 है, ये 25 है, और यहाँ पे ये एनर्जी मान लो 20, यहाँ पे ये मान लो 25, और ये 5। इस प्रकार से ये 25, ये 25 50, ये 20, और 20 40 45, और ये 5 50, एकदम सही। तो इस प्रकार से ये टक्कर के बाद एनर्जी इस प्रकार से हो जाती है। तो ये 20 20 40 40 और 5 45 और 5 50, तो ये दोनों है, बट रहेंगे क्या, एनर्जी का कंजर्वेशन, जो एनर्जी है वो दोनों तरफ रहेगी सेम। ये भी 50 है तो ये भी 50 ही रहेगी। ओके, ये डैश डालो, अभी इसको हम प्रूव करने वाले हैं। इस इक्वेशन को मान लो ये 1 इक्वेशन हो गई। ये वापिस वही करना है, ये U1 U2 और V1 V2 की वैल्यू रखनी है, रख दो फटाफट। अभी हमने जो U1 U2 V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, हाँ, तो वही बस रखनी है यहाँ पे। 1/2 M1 U1 डैश प्लस V का होल स्क्वायर, प्लस 1/2 M2 U2 डैश प्लस V का होल स्क्वायर, बराबर 1/2 M1 V1 डैश प्लस, अच्छा V नोट ले लो यहाँ पे, V नोट होल स्क्वायर, 1/2 M2 V2 डैश प्लस V नोट का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस वही यहाँ पे अप्लाई करना है। 1/2 M1 V1 डैश, V1 डैश का स्क्वायर प्लस V नोट का स्क्वायर प्लस 2 V1, सही लिख रहा हूँ क्या, अच्छा ये U1 है ना, U1 डैश, ठीक है, U1 डैश, और ये U1 डैश V नोट प्लस 1/2 M2 U2 डैश का स्क्वायर प्लस V नोट का स्क्वायर प्लस 2 U2 डैश V नोट, बराबर, ये प्लस में क्यों भी है, ठीक है, यहाँ 1/2 M1 V1 डैश का स्क्वायर V नोट का स्क्वायर प्लस 2 V1 डैश V नोट प्लस 1/2 M2 V2 डैश का स्क्वायर प्लस V नोट का स्क्वायर प्लस 2 V2 डैश V नोट प्लस Q। अब क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस M1 को, इधर सबको M1, देखो 1/2 तो कॉमन ही रख लो, नहीं चलो कर दो, 1/2 को भी कर दो, 1/2 M1 U1 डैश को स्क्वायर, 1/2 M1 U1 डैश का स्क्वायर, 1/2 M1 V नोट का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, M1 U1 डैश V नोट बचेगा प्लस 1/2 M2 U2 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V नोट का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, M2 U2 डैश V नोट, M2 U2 डैश V नोट। इसी प्रकार इक्वल का साइन ले सकते हैं, ये बड़ा एक्सप्रेशन है ना, देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन है। अब देखो 1/2 M1 V1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 M1 V नोट का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, M1 V1 डैश V नोट प्लस 1/2 M2 V2 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V नोट का स्क्वायर प्लस 1/2, 2 तो 2 कैंसिल हो गया, M2 V2 डैश V नोट
वी टू डैश वी नोट प्लस क्यू क्यू भाई। अब देखो 1/2 m1 वी नोट का स्क्वायर, ये इधर भी मिलेगा 1/2 m वी नोट का स्क्वायर। ऐसे ही ये इधर है क्या कुछ, 1/2 m1 वी नोट का स्क्वायर, 1/2 m2 वी नोट का स्क्वायर, 1/2 m2 वी नोट का स्क्वायर, ये रहा 1/2 m2 वी नोट का स्क्वायर। चलो आगे करते हैं, मिटाते हैं इसको। इस एक्सप्रेशन में देखो 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये वी नोट कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे ये वी नोट कॉमन आ रही है, यहाँ से ये वी नोट कॉमन ले लो। चलो भाई कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है m1 v1 डैश m1 u1 डैश m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, m1 v u1 डैश m2 u2 डैश, और ये बच गया 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर। इधर क्या बचेगा 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर, 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर प्लस, इधर क्या होगा वी नोट कॉमन ले लोगे, इसी तरफ भी वी नोट कॉमन आएगा, वी नोट कॉमन दिखा देता हूँ क्या, ये वी नोट और यहाँ पे ये वी नोट, तो m1 v1 डैश m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। क्या ये एक्सप्रेशन सेम है क्या, ये एक्सप्रेशन क्या सेम है क्या, बिल्कुल है। कैसे, अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने देखा कि m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश के। तो क्या ये एक्सप्रेशन कट कर सकता हूँ, बिल्कुल हम इसको कट कर सकते हैं। तो भाई क्या एक्सप्रेशन आ गया 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर प्लस q, यहाँ पे q अन्य फॉर्म में रूपांतरित ऊर्जा है, अदर फॉर्म में कन्वर्टेड एनर्जी है, ठीक है। 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर, 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर, 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर, 1/2 v2 डैश का, पर ये देखो ये आ गया, हो गया, बस इतना ही है। ये चलना लिख लेना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहती है, अनचेंज रहता है। तो ये चीजें अब मैं दिखाऊं या फिर रहने दूं, अगर आप ऑफलाइन होते तो क्या मैं ये पूछ सकता था, बट अब क्या ही कर सकते हैं, लिखवा देते हैं। कुछ बच्चे से बोलेंगे कि सर रहने तो, चलो देखो देखो मैंने एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया है, मैंने एकदम पर्टिकुलर बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है वही आपकी कॉपी में लिखना है। ऐसे थोड़ी है कि एकदम सजा सजा की कोई जरूरत नहीं, आपको जैसे आपको समझ में आता है आप ऐसे लिखे। कोई किसी को अगर अच्छा लगता है लाल पेन से अलग लिखते हैं, काले ब्लैक पेन से अलग लिखें, फिर ब्लू पेन से लिखें, तो वैसे लिख लो, और या फिर सीधे जैसे मैं तो पूरा एकदम ब्लू पेन से लिखता हूँ सारा का सारा। तो जिस प्रकार आपको समझ में आता है, जिस प्रकार आपको अच्छा लगता है, आप वैसे लिख सकते हो। मैंने आपको ये समझाया है, मैंने बोल बोल के बहुत कुछ बताया, और चीजों को देखो ऐसे लिखना होता है कि जैसे मैंने बोला कि m1 u1, ये इन चीजों के बारे में लिखना है आपको कि m1 और m2 क्या है, दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल के मास है m1 और m2। इसी प्रकार इन जो दो मास है, इन दोनों मासेस की वेलोसिटी यानी इनके वेग u1 और u2 है, टक्कर से पहले इन दोनों मासेस के जो वेलोसिटी है वो u1 u2 है, टक्कर के बाद v1 v2 है। इस प्रकार से इन चीजों को लिखना है, बस बहुत इजी चीजें हैं। जिन जो इंग्लिश मीडियम का वो इंग्लिश में लिख लो, जो हिंदी मीडियम का वो हिंदी मीडियम लिख लो। आजकल तो आपको गूगल ट्रांसलेट भी वो उपलब्ध है, अगर किसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है आप बोल दो, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा सारी की सारी चीजें। तो बस वही है, तो इन चीजों को लिखवाने की देखो फालतू में जरूरत है नहीं, आप लिख सकते हो। तो बस ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश, पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।